नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की, जो सर्दियों के आने के साथ ही और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। रूस की सेना के हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी लगातार पलटवार करके रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा बात बांग्लादेश के उन दोस्तों की भी होगी जो भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करते रहते हैं। आज हम उनकी साजिशों को भी बेनकाब करेंगे। और चलिए अब आपको विस्फोट की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग के मैदान में अभी भी बारूद और गोले की भनक सुनाई पड़ रही है। रूसी सेना का यूक्रेन में भीषण अटैक जारी है। यूक्रेन के रोमनी में बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। हमले में फैक्ट्री और गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरी जानकारी क्या है वो जान लीजिए। रूसी सेना का यूक्रेन में ये भीषण अटैक देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ है इस दौरान ये भी जान लीजिए। यूक्रेन के रोमनी में ये बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है और ये कोई पहली बार नहीं है, इसी तरीके से ड्रोन अटैक वहां पर हो रहा है। फैक्ट्री और गोदाम को हालांकि इस दौरान भारी नुकसान पहुंचा है, ये भी बताया जा रहा है। और साथ ही रूसी सेना का यूक्रेन पर जब भीषण अटैक हुआ है तो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से अटैक किया गया है, क्योंकि एक तरफ से अटैक हो दूसरी तरफ से जवाब ना आए, ये कैसे हो सकता है। यूक्रेन के रोमनी में ये बड़ा अटैक जरूर कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ हो रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अलावा रूस के रोस्तोव में भी यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। अब ये पूरी जानकारी क्या है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें ड्रोन अटैक किया गया था उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। यानी यहाँ पर जो भी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, ये देखिए, ये बिल्डिंग आपको पूरी तरीके से खाली नजर इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है और उसके बाद एक बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं। अब ये बड़ी जानकारी क्या है वो मैं बताती हूँ आपको कि रूस के रोस्तोव में भी यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। अब देखिए, ट्रेन हब पर यूक्रेनी सेना ने ये ड्रोन अटैक कर दिया है। ट्रेन हब पर ये सीधे जब हमला किया गया है तो रेलवे नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा है। रेलवे नेटवर्क पूरी तरीके से यहाँ खत्म होता हुआ नजर आया है और ये रोस्तोव में हुआ है। रोस्तोव में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। दोनों ही तरफ से इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। ये कोई पहला हमला नहीं है। अगर बात 2021 से की जाए, 22 से की जाए तो उस वक्त से ही ये हमला चल रहा है। 2021 से सबसे पहले ये हमला शुरू हुआ था और अभी भी ये हमला अब चल रहा है। अब ये दो खबरें देखिए और समझिए कि हमले में फैक्ट्री और गोदाम को एक तरफ नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ जो ट्रैक है उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है। रूस हो या यूक्रेन हो, दोनों ही एक ही पलड़े में नजर आ रहे हैं और वजह इसकी ये है कि यूक्रेन को पूरा जो साथ है वो नाटो देशों का मिल रहा है। नाटो देश खुल करके न केवल समर्थन कर रहे हैं बल्कि हथियार भी पूरी तरीके से मुहैया करवा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस पूरी तरीके से संपन्न है और उसका कहना है कि जब तक यूक्रेन पर वो पूरे तरीके से अपना अधिकार स्थापित नहीं कर लेता है वो नहीं झुकने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हो रहा है। रूस में यूक्रेनी सेना का जो भीषण अटैक है वो देखने को मिल रहा है। कहां पर देखने को मिल रहा है? तगानरोव और रोस्तोव में बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरी जानकारी है वो निकल करके इस पूरे युद्ध से सामने आ रही है। तो रूस में रोस्तोव में यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया, दूसरी तरफ रेल नेटवर्क को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और एक तरफ जो आपने बिल्डिंग देखी, उनकी तस्वीरें देखी, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की आग अब ठंडी पड़ती नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। उसकी वजह भी यही है क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं। रूस की सेना ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना भी रूस के अंदर तक जाकर के मार कर रही है। रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को इसकी वजह से काफी नुकसान भी पहुंचा है। रूस और यूक्रेन की जंग हुई भीषण। रूस की सेना का बड़ा हमला। ड्रोन अटैक से यूक्रेन में तबाही। करीब 3 साल से जारी यूक्रेन और रूस की जंग अब तक बेनतीजा तो रही ही है और अब और भी भीषण होती दिख रही है।
रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले तेज होते जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ ही रिहायशी इलाकों में भी तबाही फैल रही है। रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे अहम ठिकानों को भी निशाना बना रही है। यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर बड़ा ड्रोन अटैक किया। रूसी सेना के ड्रोन्स ने यूक्रेन के सोनमी इलाके में हमला किया, जिसमें यूक्रेन की फैक्ट्रियों को भारी नुकसान हुआ। ड्रोन धमाके के साथ ही फैक्ट्रियों में आग लग गई और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। आशंका जताई जा रही है कि सर्दियों में रूसी सेना के हमले और भीषण हो सकते हैं, ताकि यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएं और यूक्रेन की सरकार घुटने टेक दे। हालांकि रूस की ओर से दावा किया जाता रहा है कि उसके हमले रिहायशी इलाकों पर नहीं होते हैं, केवल सैन्य ठिकानों, ऊर्जा संयंत्रों के साथ ही दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन भी रूस पर लगातार हमले कर रहा है। रूस की सेनाओं के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और तो और अब तो यूक्रेन रूस के अंदर तक हमला कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के तोपसे में स्थित तेल डिपो पर हमले का दावा किया था। इस हमले के बाद तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें पूरा इलाका भीषण आग में झुलसता दिखाई दिया था और इलाके में काला धुआं उठता दिखा था। रूस के तागानरोव और रोस्टोव पर भीषण हमले किए गए। यूक्रेन की ड्रोन सेना ने रूस के ऊर्जा संयंत्रों को एक बार फिर निशाना बनाया। ये हमले इतने भीषण रहे कि एक बड़ा इलाका आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया और चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं था। ये जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नाटो देश यूक्रेन को लगातार मदद मुहैया करा रहे हैं। माना जा रहा है कि यूरोपीय देश यूक्रेन के बहाने रूस को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेटो देशों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो शांति समझौता होने तक यूक्रेन का साथ देते रहेंगे। यानी जब तक दोनों देशों के बीच शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक नेटो देश यूक्रेन को हथियार और दूसरे साजो सामान पहुंचाते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की एक खेप सौंपी है, जबकि जर्मनी पहले ही उसे टैंक दे चुका है। खबर है कि पेंटागन ने भी यूक्रेन की टॉमहॉक मिसाइल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। नेटो देशों को रूस जैसी महाशक्तियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। रूस एक के बाद एक हथियारों का परीक्षण कर यूरोप को दहशत में डाल रहा है। उधर रूस के हमेशा सहयोगी रहे बेलारूस ने एक बार फिर साफ कहा है कि रूस की सेना को बेलारूस अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत देगा। बताया जा रहा है कि रूस की ऑर्सेनिक मिसाइलें बेलारूस में तैनात की जाएंगी। ऑर्सेनिक मिसाइल मार्क 10 यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी पलक झपकने से पहले ही किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। रूस पहले भी यूक्रेन में ऑर्सेनिक मिसाइलों से तबाही मचाने का दावा कर चुका है। साफ है कि रूस और यूक्रेन जंग का अभी अंत नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही देशों के एक दूसरे पर हमले काफी भीषण हो गए हैं। जिनमें सैनिकों के साथ ही आम लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों देश बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएं, ताकि दुनिया एक और विश्व युद्ध की आग में झुलसने से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
रूस यूक्रेन के बीच में क्या कुछ चल रहा है आपने वो जान लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में, क्योंकि अब इन संबंधों में उतार चढ़ाव आ रहा है। सेना के लिए इस्तेमाल हो सकता है लालमोनीहाट एयरबेस जो है, ये बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है वो जान लीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हो सकता है। दरअसल सेना इसका इस्तेमाल, इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है और ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि ये भारत के सिलीगुड़ी के पास है ये एयरबेस, और इसका इस्तेमाल अगर उनके द्वारा होता है तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान भी कर सकता है। तीनों की तिकड़ी जो एक साथ देखने को मिल रही है, इसीलिए ये चिंता का विषय हो जाता है कि बांग्लादेश की सेना अगर इस एयरबेस का इस्तेमाल करना शुरू करती है जो कि भारत के सिलीगुड़ी के पास है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय अब होने वाला है। ये बड़ी जानकारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इन दिनों बांग्लादेश हो, चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, तीनों ही भारत के खिलाफ मिलकर के साजिश करने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने, जिस तरीके से स्थिति बिगड़ी और बनी, उसके बाद भारत के साथ संबंध भी उतार चढ़ाव पूर्ण रहे हैं। ये वो एयरबेस है जिसके बारे में हम बता रहे थे कि इसका इस्तेमाल हो सकता है, और इसका इस्तेमाल अगर होता है तो थोड़ा सा चिंता जरूर करना होगा। लेकिन भारत के पास भी कई ऐसे एयरबेस हैं जिसे हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्तेमाल में लाया जाए, और वैसे भी सारे हमारे जो एयरबेस हैं वो संचालित रहते हैं। अब उस वक्त के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार नजर आते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें बांग्लादेश के बारे में कि जो भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर के तिकड़ी बनाने का काम कर रहा है, जो भारत के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है, तो वो किस तरीके से उन दो देशों के साथ मित्रता निभाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये देश कौन कौन से हैं और ये भारत को क्या सच में नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, देखिए सर। बांग्लादेश के दो यार, भारत के खिलाफ साजिश को तैयार। फिर तैयार होगा जंग का मैदान। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश यूं तो भारत के साथ दोस्ती का दम भरता है, लेकिन वहां से भी भारत के खिलाफ साजिशें पनपती दिखाई दे रही हैं। बीते कुछ समय में बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान के साथ गहराती दोस्ती भारत के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद इस साल के शुरुआत में ही मोहम्मद यूनुस सरकार बनी। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस सरकार के आने के बाद से ही देश में कट्टरपंथी संगठन सिर उठाने लगे। ये संगठन न केवल भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, बल्कि भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं और साजिश करने वालों का साथ भी देते हैं। भारत के मना करने के बावजूद बांग्लादेश सरकार लालमोनीहाट एयरबेस का विस्तार कर रही है। बांग्लादेश का ये सबसे बड़ा बेस भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास ही मौजूद है। इसके विस्तार के तहत एयरबेस में नए हैंगर और जेट पार्किंग के साथ ही राडार सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है।
1971 में भारत से हार के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र मुल्क बन गया। तब से आज तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य नहीं थे, लेकिन अब इन रिश्तों में नरमी देखी जा रही है। दोनों ही मुल्क न केवल राजनीतिक रूप से करीब आते दिख रहे हैं, बल्कि सैन्य तैयारियां भी साझा होती दिख रही हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंध भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। 1971 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी जंगी जहाज बांग्लादेश की सरहद में दाखिल हुआ। कहने को तो यह दोस्ताना दौरा है, लेकिन इसके साथ ही कोई साजिश जुड़ी हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत पीएनएस सैफ बांग्लादेश पहुंचा। यह जहाज दक्षिणी पूर्वी बंदरगाह चट्टोग्राम में पहुंचा। पीएनएस सैफ के दौरे को गुडविल विजिट का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख भी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए नई साजिश का इशारा कर रही हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला जैसे बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक सपोर्ट या नेवल बेस जैसी सुविधाएं हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान को हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में एक नया रणनीतिक ठिकाना मिल सकता है, जिससे वो न केवल भारत की नौसेना की तैयारियों की निगरानी करने में सक्षम हो जाएगा, बल्कि इसकी एक कड़ी चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से भी जोड़ी जा सकती है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही ढाका और बीजिंग के बीच भी नजदीकियां बढ़ी। बांग्लादेश में चीन के सामानों का आयात बढ़कर करीब $2 अरब हो गया, तो वहीं बांग्लादेश का सामान भी बिना किसी टैरिफ के चीन के बाजार में पहुंचने लगा है। चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव जमाना चाहता है। यही वजह है कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में अपना प्रभाव जमाकर भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिशों में लगा रहता है। चीनी नौसेना की हिंद महासागर में मौजूदगी भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है, क्योंकि बांग्लादेश या श्रीलंका के नौसैनिक अड्डों की भारत से इतनी दूरी है कि वहां से भारत की निगरानी की जा सकती है। सुपर पावर बनने की चाह में चीन ने बीते 5 साल में करीब 50 मिसाइल फैक्ट्रियां खोली हैं। इनमें से 2 तो भारत की सीमा के पास ही खोली गई हैं। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए खुलासा हुआ है कि इन फैक्ट्रियों में मिसाइल का उत्पादन तेजी से किया जा रहा है। चीन ने अभी कुछ दिन पहले ही एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतार दिया। हालांकि भारत चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को जवाब देने की तैयारियों में लगा हुआ है। अब तक चीन के साथ भारत का एक युद्ध हुआ, उसमें भी हमारी सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जबकि पाकिस्तान के साथ हुई अब तक की सभी जंगों में
भारतीय सेना ने ऐसा जौहर दिखाया कि पाकिस्तानी सेना अपने बंकरों में छुपती दिखाई दी। अब एक बार फिर भारत ने अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने अभी कुछ दिन पहले ही पूर्वी सीमा पर जबरदस्त एक्सरसाइज की। त्रिशूल नाम से की गई इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों ने अपना जौहर दिखाया। इनमें भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा हेलीकॉप्टर और ड्रोन ने भी जबरदस्त ताकत दिखाई। इंडियन एयरफोर्स के जांबाज पायलटों ने सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट्स के जरिए दुश्मन को मात देने का अभ्यास किया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट्स ने अहम भूमिका निभाई थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक मिशन में सुखोई 30 MKI ने महत्वपूर्ण रोल निभाया था। त्रिशूल अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर इस अभ्यास में शामिल हुए। उनके अलावा BSF और कोस्ट गार्ड के जवान भी युद्धाभ्यास में शामिल हुए। और अब भारतीय वायुसेना देश के पूर्वोत्तर हिस्से में युद्धाभ्यास करने जा रही है। 13 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभ्यास भारत के चिकन नेक माने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर किया जाएगा। इस जगह युद्धाभ्यास का मकसद बांग्लादेश के साथ ही चीन को भी कड़ा संदेश देना है। बांग्लादेश की ओर से बढ़ते खतरे की आशंका को देखते हुए भारत ने मोनेरहाट एयरबेस के पास ही तैयारियां भी तेज कर दी हैं। भारत ने असम बॉर्डर के पास ही 3 नई जगहों पर सैन्य तैनाती की है। साथ ही मोनेरहाट एयरबेस के पुराने सिस्टम की जगह नया सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। साफ है कि बांग्लादेश के जरिए चीन और पाकिस्तान अब भारत को घेरने की तैयारियों में है। यानी भारत के लिए लड़ाई अब 2 की जगह 3 फ्रंट हो सकती है। हालांकि भारतीय सेना हर समय तैयार है। वो दुश्मन की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और लगातार अभ्यास करके जवान अपनी क्षमताओं को और भी धार दे रहे हैं। लेकिन तथ्य यह भी है कि अगर सेना एक सीमा पर जंग में उलझी हो तो उसका दूसरे फ्रंट पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय सेना हर समय तैयार है, मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बांग्लादेश के साथी हैं वो साजिश रच रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी साजिश में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को समझना बेहद जरूरी है। उनकी सैन्य क्षमता कितनी है ये जानना जरूरी है, और तभी जाकर के इस बात का आकलन हो पाता है कि क्या ये तीनों मिलकर के ये जो तिकड़ी बना रहे हैं, उस तिकड़ी को मिला करके ये भारत की जो सैन्य क्षमता है, भारत के पास जो हथियार है, उसका मुकाबला कर सकते हैं। देखें, जंग की तैयारियों में जुटा चीन, हथियार जुटा रहा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ साजिश करेगी तिकड़ी।
भारत के खिलाफ ज्यादातर साजिशों में पाकिस्तान और चीन का हाथ तो रहता ही है। अब बांग्लादेश भी इस तिकड़ी में शामिल होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी भारत के खिलाफ साजिशों का साथ दे रहे हैं और सरकार चीन के हाथों का मोहरा बनती जा रही है। ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए सिरदर्द बन सकती हैं, क्योंकि इनमें से दो मुल्क परमाणु हथियार रखते हैं। जबकि चीन तो दुनिया की महाशक्ति बनने की दौड़ में शामिल है। उसके जंगी जहाज ताइवान समेत पूर्वी एशिया के लिए मुसीबत खड़े करते रहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि तीनों ही देश किस तरह से अपनी सेना को मजबूत करने में जुटे हैं। चीन, सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जो सुपर पावर की रेस में बहुत तेज दौड़ रहा है। चीन ने कुछ दिन पहले ही अपना नया और अब तक का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल कर लिया है। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहे। उन्होंने जहाज का निरीक्षण किया। फुजियान एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस पर J-35 स्टेल्थ फाइटर भी तैनात किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इसके जरिए ताइवान से लेकर हिंद महासागर तक चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान तेजी से उड़ान भर सकेंगे। इसमें फ्लैट फ्लाइट डेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगाया गया है। अभी तक ये तकनीक केवल अमेरिका के पास ही है। फुजियान पर हैवी फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर और रडार वाले विमान भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान इस जहाज से J-35 स्टेल्थ फाइटर, KJ-600 विमान और J-15 फाइटर को उड़ाया गया। चीन के इस स्तर पर जंग की तैयारियों में जुटा इसका अंदाजा सी बात से लगाया जा सकता है कि वहां छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इसकी पहली तस्वीर सामने आई है। इसे लड़ाकू विमान के साथ ही बॉम्बर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, यानी इस फाइटर जेट से भारी और विशालकाय बमों को भी गिराया जा सकेगा। चीन ने हाल ही में एक ऐसे स्टेल्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन का टेस्ट किया है, जिसे अगली पीढ़ी का अनमैन्ड बॉम्बर कहा जा रहा है। इस नए ड्रोन GJ-X की तस्वीर सामने आने के बाद एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसका साइज और डिजाइन अमेरिकी B-21 रेडर बॉम्बर से काफी मिलता जुलता है। चीन के अधिकारियों के मुताबिक ये ड्रोन एक मीडियम रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। चीन के इस लड़ाकू विमान की तस्वीरें सामने आने के बाद ही अमेरिका ने भी अपनी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-47 बनाने की मंजूरी दे दी है। इसकी जिम्मेदारी अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग को सौंपी गई है।
चीन ने अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिशें तेज कर दी है। खबरों के मुताबिक चीन ने अपना मिसाइल उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। साल 2020 से ही चीन ने अपने मिसाइल उत्पादन केंद्रों का कई गुना तेजी से विस्तार किया। चीन का ये कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए तो चुनौती है ही, ताइवान और भारत के लिए भी चिंता की वजह बन सकता है। चीन की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से मिसाइल उत्पादन में तेजी लाने के लिए लगाई गई फैक्ट्रियों का खुलासा कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक चीन के पास रॉकेट फोर्स और रक्षा उत्पादन से जुड़े करीब 135 केंद्र हैं। इनमें से 60% से ज्यादा का पिछले 5 साल में काफी बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। खबरों के मुताबिक चीन ने वुहान में मिसाइल उत्पादन के लिए 10 फैक्ट्री लगवाई। इसके अलावा बीजिंग में 9 फैक्ट्रियां, शियान प्रांत में 9 फैक्ट्रियां हैं। इनके साथ ही भारत की सीमा के पास असम से नजदीक चेंगडू और गुजियांग में भी एक मिसाइल फैक्ट्री है। अमेरिकी डीआरडीओ के मुताबिक चीन के पास 2200 मिसाइलें और लगभग 600 परमाणु वॉरहेड है। पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान अब तक हुए सभी युद्धों में भारत के हाथों मार खा चुका है। साल 1971 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास कौन कौन से घातक हथियार हैं। पाकिस्तान के पास हत्फ 9 जैसी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बीते कुछ साल में चीन से J-10C फाइटर जेट्स हासिल किए हैं, जो एडवांस रडार और हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 जैसी मिसाइलों से लैस है। पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 करीब 145 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान ने चीन से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें HQ-9P और HQ-16 हासिल की है। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन से J-35A 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट मिल सकता है। साल 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक ये विमान मिल सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी परमाणु क्षमता से लैस है और ट्रंप के कुछ दिन पहले किए खुलासे के मुताबिक वो आगे भी परमाणु टेस्ट कर रहा है, यानी वो अपने परमाणु जखीरे में मौजूद हथियारों की तादाद बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। बांग्लादेश, यूं तो बांग्लादेश की सेना भारत की सेना के आगे नहीं टिकती, लेकिन वो भारत के लिए सिरदर्द तो बन ही सकती है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद से ज्यादातर हथियार चीन से ही खरीदे गए हैं। चीन की सेना आर्थिक स्तर पर तो बांग्लादेश की मदद कर रही है, उन्हें हथियार मुहैया करा रही है और ट्रेनिंग भी दे रही है। साफ है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये गुट भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर ये मजबूत हुआ तो समूचे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए मुसीबत बन सकता है। हालांकि इनके इरादों की राह में भारत एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है और भारतीय सेना हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और इन 3 देशों का हाल भी वही है। लेकिन अब बात उन 2 देशों की करते हैं जिसने दुनिया में खलबली मचाती है। जहां एक और किम जोंग उन है, जो अब ईरान को एटमी पावर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया अब ईरान को यूरेनियम सप्लाई करने के बारे में सोच रहा है और किम की एक टीम जल्द तेहरान रवाना हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये कदम दुनिया भर में संतुलन को बिगाड़ सकता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये दुनिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जहां हथियारों की दौड़ शुरू होती है, वहां अक्सर इतिहास में जंगें लिखी जाती हैं। और अब वही इतिहास एक बार फिर दोहराने की तैयारी में है। दुनिया फिर से बारूद के ढेर पर बैठी है, क्योंकि महाशक्तियों के बीच अब शुरू हो चुकी है परमाणु हथियारों की सबसे खतरनाक होड़। 21वीं सदी का युद्ध बदल चुका है। अब टैंक नहीं, टेक्नोलॉजी चलती है। तोप नहीं, बटन दबते हैं। और बारूद नहीं, न्यूक्लियर धमाके तय करते हैं कि दुनिया बचेगी या मिटेगी।
अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, हर देश अब हथियारों की इस दौड़ में खुद को सबसे आगे दिखाना चाहते हैं और नतीजा ये है कि धरती पर शांति की उम्मीद अब राख में बदलती दिख रही है। अब दुनिया के सबसे खतरनाक सौदे की चर्चा जोरों पर है। ईरान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु गठबंधन बनने की बात चल रही है। दुनिया का संतुलन बदलने वाला है। मिडिल ईस्ट की रेत अब बारूद में बदल रही है और परमाणु हथियारों की नई धुन फिर से बज उठी है। क्योंकि जब खबर सामने आई, उसने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खामनेई और किम जोंग उन के बीच हो चुकी है एक बड़ी डील जो ईरान को एटम पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के बीच हुई गुप्त डील ने परमाणु राजनीति में भूकंप ला दिया है। इस डील के तहत उत्तर कोरिया ईरान को यूरेनियम तकनीक, वैज्ञानिक सहायता और परमाणु रिएक्टर डेवलपमेंट में मदद देगा। यानी अब तेहरान के पास वो सब कुछ होगा जो किसी भी देश को एटम ताकत बना देता है। किम जोंग उन का प्लान साफ है। वो ईरान को परमाणु शक्ति से लैस करना चाहते हैं ताकि अमेरिका को घेरने के लिए एक नया एटमी फ्रंट तैयार हो सके। किम का गेम प्लान दो तरफा है। एक तरफ रूस और चीन के साथ सामरिक रिश्ता और दूसरी तरफ ईरान को हथियारों का न्यूक्लियर बैकअप देना। क्योंकि किम जानते हैं अगर ईरान एटमी बन गया तो पश्चिम एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उधर रूस भी पीछे नहीं है। पुतिन ने ईरान को तेल, हथियार और तकनीक सपोर्ट देने का वादा किया है। यानी एक तरफ किम जोंग, दूसरी तरफ पुतिन, दोनों मिलकर खामनेई को नया न्यूक्लियर ब्लॉक बनाने में मदद दे रहे हैं। रूस के लिए ये रणनीतिक चाल है। अमेरिका के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच ईरान को लेकर सैन्य समझौते की खुफिया चर्चाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, किम जोंग उन जल्द ही एक स्पेशल नॉर्थ कोरियन टीम तेहरान भेजने की तैयारी में है। इस टीम में न्यूक्लियर इंजीनियर्स, यूरेनियम प्रोसेसिंग एक्सपर्ट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट शामिल होंगे। मकसद ईरान की जमीन पर एक मिनी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट खड़ा करना। यानी खामनेई और किम का ये गुप्त गठबंधन अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका में टेंशन हाई है। व्हाइट हाउस और पेंटागन दोनों में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि प्योंगयांग और तेहरान के बीच पिछले 3 महीनों में 4 गुप्त मीटिंग्स हो चुकी हैं। और अगर ये गठबंधन परवान चढ़ा तो अमेरिका के सभी कड़े प्रतिबंध बेअसर साबित होंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया में नई परमाणु तिकड़ी बन रही है? खामनेई, किम जोंग और पुतिन, 3 चेहरे, 3 महाशक्तियां और एक ही मकसद, अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुपर पावर को चुनौती देना। अगर ये तीनों एक मंच पर आए तो दुनिया के शक्ति समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। खामनेई की दृढ़ इच्छा शक्ति अब साफ दिख रही है। ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों में गतिविधियां तेज कर दी है। नेतांज, फोर्डो और अराक रिएक्टरों में अब लगातार काम हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास पहले से ही 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और अगर उत्तर कोरिया ने अपनी तकनीक ट्रांसफर कर दी तो वो दिन दूर नहीं जब ईरान के पास एटमी बम तैयार होगा। सबसे ज्यादा बेचैनी अब इजराइल में है, क्योंकि अगर ईरान एटमी शक्ति बन गया तो सबसे पहला खतरा दिल अवीब पर मंडराएगा। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा तो हम हमला करेंगे। यानी मिडिल ईस्ट किसी भी वक्त विस्फोट के मुहाने पर है।
अब सिर्फ एशिया या मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं, ये पूरा विश्व संतुलन हिला देने वाला मसला है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया तीनों अमेरिकी विरोधी धुरी पहले से है। अगर ईरान भी इसमें शामिल हो गया तो दुनिया में दो साफ गुट बन जाएंगे। एक तरफ पश्चिमी देश, दूसरी तरफ न्यूक्लियर ईस्ट अलायंस। कहा जाता है कि हथियार कभी शांति नहीं लाते, बस अगला युद्ध करीब ले आते हैं। आज वही हो रहा है। रूस, अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, हर देश अपनी अपनी परमाणु रफ्तार बढ़ा रहे हैं। हथियारों की ये दौड़ सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि मानवता के अंत का इशारा भी है। भारत के लिए भी ये बड़ा रणनीतिक पल है। एक तरफ ईरान से ऐतिहासिक रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी है। अगर ईरान एटमी हो गया तो एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और भारत को नई कूटनीतिक रणनीति अपनानी होगी। दुनिया का इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने परमाणु शक्ति पाने की होड़ लगाई, विनाश ही उसका अंजाम बना। हिरोशिमा और नागासाकी की राख आज भी चेतावनी देती है कि न्यूक्लियर बटन सिर्फ दुश्मन को नहीं, इंसानियत को खत्म करता है। अब वक्त फिर वैसा ही लग रहा है, जहां खामनेई, किम और पुतिन की तिकड़ी दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। तो क्या ईरान जल्दी एटमी बम बनाने वाला देश बन जाएगा?